अभी आप लोगों का स्टेट पीसीएस के नोटिफिकेशन आते हैं, यूपीएससी के नोटिफिकेशन आते हैं, स्टेट के साथ साथ में आप लोग के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग के नोटिफिकेशन आते हैं, एसएससी के नोटिफिकेशन आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक काफी शानदार जजमेंट दिया है। कोई भी एग्जाम मेरे हिसाब से तो वनडे में होना चाहिए, जिससे सारे स्टूडेंट्स को इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल सके। यहाँ पर तो मतलब भेदभाव हो गया ना एक तरीके से, तो कहाँ की इक्वलिटी रह गई। तो आर्टिकल 14 का आनंद हो गया। यहाँ पर जो रूल ऑफ द गेम है वो यहाँ पर जब आप लोगों ने स्टार्ट किए तो आप लोगों के नोटिफिकेशन से स्टार्ट हुए। यहाँ पर तो सिलेक्शन में या फिर अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में जो भी पब्लिक सर्विसेज का हो रहा है उसमें रूल ऑफ द गेम फॉलो करने पड़ेंगे। अभी आप लोगों का स्टेट पीसीएस के नोटिफिकेशन आते हैं, यूपीएससी के नोटिफिकेशन आते हैं, स्टेट के साथ साथ में आप लोग के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग के नोटिफिकेशन आते हैं, एसएससी के नोटिफिकेशन आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक काफी शानदार जजमेंट दिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होगा उन विद्यार्थियों को लेकर जो नोटिफिकेशन को लेकर चलते हैं बिल्कुल श्योर एंड सिक्योर तरीके से और अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि रूल कैन नॉट चेंज मिड वे ऑफ द पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट। यानी कि एक बार अगर आप लोगों ने यहां पर कोई भी एग्जाम के लिए अगर नोटिफिकेशन निकाल दिया और उस नोटिफिकेशन के अंदर में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने प्रोवाइड कराई है और आप लोग बोलने लगो नोटिफिकेशन निकलने के 2 दिन बाद में या फिर 10 दिन बाद में कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। जैसे नहीं अभी उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाला तो उसमें कहीं भी इस तरह की चीजें मेंशन नहीं की। नॉर्मली एग्जाम जो होता था वो वनडे में हुआ करता था, जैसे यूपीएससी का होता है भाई मॉर्निंग के टाइम में अपना एक पेपर हो गया और इवनिंग के टाइम में दूसरा हो गया, मॉर्निंग में जीएस हो गया और इवनिंग में सीसेट हो गया। पर लेकिन अभी वो क्या कह रहे हैं, हम लोग 2 शिफ्ट में इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। तो इसको लेकर मुद्दा ये आ गया, अगर 2 शिफ्ट में आप लोग इसको कंडक्ट कराओगे, एक 7 में और दूसरा 8 में, तो भाई आप लोग फिर कह रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो मुझे लगता है एग्जाम के ऊपर में एक धब्बा है। अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन अपनी कर रहा है तो उस प्रिपरेशन की प्रक्रिया पर एक धब्बा है नॉर्मलाइजेशन। रीजन क्या है धब्बा बोलने का, क्योंकि ये तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि यार ये क्वेश्चन टफ है या फिर ये क्वेश्चन आसान है। भाई मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ रखे, तो फंडामेंटल राइट से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो मैं सारे आंसर दे दूंगा, तो मेरे लिए वो आसान हो गया। सामने वाले ने फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ रखे हैं, उसके लिए डीपीएस भी बड़ी आसान है, उसने सारी डीपीएस भी पढ़ रखी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो भाई अगर एक इंसान ने फंडामेंटल राइट पढ़ रखे हैं उसको फंडामेंटल राइट आसान लग रहे हैं, और एक इंसान ने डीपीएस भी पढ़ रखी है उसको डीपीएस भी आसान लग रही है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि भाई फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आ गया एक पेपर में और दूसरे में वही फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा टफ या आसान आ गया, डीपीएस पे क्वेश्चन आ गया कि नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन टफ है और ये क्वेश्चन आसान है। आपने बोल दिया फंडामेंटल राइट का टफ है और डीपीएस पे का आसान है, पर सामने वाले ने तो डीपीएस भी पढ़ रखी है, फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ रखी है, फिर फंडामेंटल राइट पढ़ रखा है, डीपीएस पे नहीं पढ़ रखी है। तो ये तर घटिया प्रोसेस लगता है मुझे, नॉर्मलाइजेशन का कोई तुक ही नहीं है कि किस बेसिस पर आप लोग नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो और कैसे डिसाइड कर सकते हो आप लोग कि ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भाई साहब हल्का है, ये क्वेश्चन ये टफ है। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरा रूममेट था, मेरे रूममेट के सामने मैंने कई बार उस टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे, मैं न्यूज़पेपर नॉर्मली पढ़ लिया करता था। तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते तो जिक्र कर दिया कि मैंने कहा यार ये आरबीआई के, मैंने कहा ये पर्सन है डी सुब्बाराव साहब या फिर कोई दूसरा पर्सन है, मैंने कहा ये क्या क्या कर रहे हैं। वो कह रहे यार कौन है ये इंसान। तो यहाँ पर एक इंसान और बैठा था, उसने मजाक उड़ा दी कि इसको ये भी नहीं पता कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। पर लेकिन वो बंदा आरबीआई का गवर्नर नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा होशियार नहीं है, वो बंदा पढ़ने में इतना होशियार था जिसकी कुछ हद नहीं है। वो अपनी अगर बात करें मैथ्स की प्रॉब्लम इतनी शानदार सोल्व करता था, इंग्लिश पे भी उसकी अच्छी खासी पकड़ थी, जीएस में थोड़ा सा उसका हार्ट टाइट था, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि वो बंदा पढ़ने में सही नहीं है। तो यही तो आप लोग कह दो कि नॉर्मलाइजेशन कर कर कि जीएस के पेपर तो यार क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बेसिकली आसान है तो उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, मैथ्स के टफ आ रहे हैं उनका नॉर्मलाइजेशन करेंगे। पर मैथ्स में तो बंदे ने झंडे काट रखे हैं, तुम कह रहे हो कि उसको टफ लग रहा है, उसको तो टफ नहीं लग रहे हैं वो। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है ये बड़ी ही घटिया चीज है एग्जाम के लिए, और कहीं खासकर ये तो नहीं होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम मेरे हिसाब से तो वनडे में होना चाहिए, जिससे सारे स्टूडेंट्स को इक्वल ट्रीटमेंट यहां पर मिल सके। पॉइंट नंबर 1। अब यूपीएससी ने इस चीज को भी समझ लिया। बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट की वो क्या हरकतें कर रही थी, भाई पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया, एग्जाम टाइम पे कंडक्ट नहीं करा रहे, उसके बाद में फिर आके रूल चेंज कर देते हैं उठाकर, कोई तुक बनता है इस चीज का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इस चीज को बोला है, और एक इंसान ने नहीं 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोली है बात, संवैधानिक पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उन्होंने क्या बोला है। और ये कोई और नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको बेसिकली लेकर चल रहे थे कि भाई अगर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आप लोग कंडक्ट करा रहे हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस,
तो कैन नॉट ऑल्टर्ड वंस, अगर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप लोग उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इसमें यहां पर जस्टिस जो मनोज मिश्रा, इनके टोटल 5 जज थे, एक मनोज मिश्रा साहब हैं, उन्होंने यहां पर इसके बारे में बात की। यहां पर उन्होंने बोला कि जजमेंट जो है वो एम्फेसाइज करता है कि चेंज टू द रिक्रूटमेंट रूट ओनली ये परमिसेबल इफ अलाउ बाय द एक्सटेंट ऑफ रूल या फिर ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट। यानी कि अगर आप लोगों ने ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट में ये चीज लिखी है कि हाँ हम लोग ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं, तो ही आप लोग यहां पर उसको अलाउ करेंगे, और वो भी लिमिटेड एक्सटेंट तक। ये नहीं कि भाई साहब आप लोगों ने बोला है कि एग्जाम एक दिन में कंडक्ट कराएंगे तो आप लोग उसको 4 दिन में कंडक्ट करा रहे हैं, या फिर आप लोगों ने बोला है कि भाई साहब अब की बार नेगेटिव मार्किंग है और फिर आप लोगों ने बोल दिया अब की बार में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, या फिर बोल दिया नेगेटिव मार्किंग 1/3 की थी अब की बार नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, या फिर बोल दिया अब की बार तो कट ऑफ फी जो है बेसिकली हम लोग एक ही पेपर के बेस पर निकालेंगे, दूसरे को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये आप लोग को नोटिफिकेशन में रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें बोलने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी की बात आती है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, और यही बात इन्होंने बकायदा ये जजमेंट संवैधानिक पीठ ने दिया है। तो इसकी इंपोर्टेंस समझिए। आर्टिकल 14 इक्वलिटी के बारे में बात करता है। एक इंसान का पेपर 7 दिसंबर को हो गया, दूसरे का 8 दिसंबर को हो गया। भाई इसमें सारे क्वेश्चन वो आ गए, मान लीजिए मैं हूं ए, मुझे अपना पेपर यहां पर देना पड़ गया 7 तारीख को। 8 तारीख को जो पेपर आया भाई उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करा था, 7 तारीख को पेपर आया उसके 50% क्वेश्चन सोल्व हुए में से। एक ऐसे ही क्वेश्चन, एक ऐसा इंसान है भी, उसको भी देना पड़ गया यहाँ पर भाई साहब 8 तारीख को, उसने क्वेश्चन देखा 7 तारीख का सारे आते थे भाई से, 8 तारीख में वो 40% ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। तो यहां पर तो मतलब भेदभाव हो गया ना एक तरीके से, तो कहां की इक्वलिटी रह गई। तो आर्टिकल 14 का हनन हो गया यहां पर। दूसरा, इस हनन की वजह से इंसान जो था वो जो बी पेपर जो यहां पर 8 को दे रहा था, 7 को यहां पर अगर देता तो उसका सिलेक्शन हो जाता, तो भाई उसका तो सिलेक्शन भी रुक गया। उसकी तो जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट 16वां बोलता है, तो उसकी तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी खत्म होगी। तो ये चीजें बिल्कुल गलत हैं, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए अगर चीजों को देखा जाए। तो यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में है हमारे संविधान के अंदर में, उसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का हनन होता है। अगर आप लोग इस तरीके से कोई हरकत करते हो तो नॉर्मलाइजेशन करना या फिर रूल को चेंज कर देना ये गलत है, ये आप लोगों को नहीं करना चाहिए। कोई भी ऑल्ट्रेशन अगर क्राइटेरिया के अंदर में आप लोग करते हैं तो मस्ट पास द टेस्ट ऑफ नॉर आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि वो ऐसा टेस्ट पास करे कि आप लोग आर्बिट्रेरी प्रोसीजर कोई लेके नहीं चले कि हम मन आया तो कर दिया और नहीं आया तो नहीं कर दिया। लगना चाहिए उसके अंदर में कि हाँ रियलिटी में ये इसके पीछे पूरी सूझबूझ लगाकर ये डिसीजन किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि सुबह उठे नहीं यार ऐसा नहीं ऐसे कर देते हैं, अबे यार ये नहीं अबे इससे कर लेते हैं। जाना था चंडीगढ़ भाई साहब पहुंच गए, भाई साहब मतलब जाना था चंडीगढ़ पहुंच गए नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ इंडिया के अंदर में। ठीक है, घूमने जाना था गुजरात के अंदर में, पहुंच रहे हैं आसाम में या फिर यहाँ पर केरला के अंदर में। ऐसे नहीं होना चाहिए। डिसाइड किया है तो हाँ ठीक है, आप लोग अगर गुजरात जा रहे हो, गुजरात में भाई साहब आप लोग आज के भी दिल्ली से चलते हो, आप लोगों को राजस्थान जाना है। ठीक है, राजस्थान में आपने डिसाइड किया कि भाई साहब मुझे तो जयपुर जाना है, पर जयपुर में जाने से पहले आप लोगों को लग रहा है कि यार गाड़ी में तेल कम है, चलो अलवर ही रुक जाते हैं आज के लिए, या गाड़ी खराब हो गई। तो ये जेन्युइन चीज है। ठीक है कि हाँ चलो अलवर रुक जाते हैं। आप लोगों को मीटिंग अटेंड करनी है उसमें जयपुर में जाकर, गाड़ी में फुल तेल है, सारी चीजें फिट है, आप लोग अलवर में पार्टी कर रहे हो, भाई साहब कल मीटिंग भी होनी है, मीटिंग के टाइम पर आप लोग पहुंचे नहीं। भाई तो मतलब कोई मतलब नहीं था, जा रहे इस पर्पज के लिए रहते, वो पर्पज ही फुलफिल नहीं कर पाए, आप लोग यहाँ पर मजे में लग गए। तो ये कोई तुक थोड़ी ना है कि आप लोग इस तरीके से इसको जस्टिफाई कर दोगे। वो तुक है कि यार डीजल पेट्रोल आप लोग का खत्म हो गया, रात इतनी हो गई थी, जंगल का रास्ता था, आप लोग जा नहीं पा रहे थे। हालांकि अब तो हाईवे है पूरा का पूरा, एक बार मतलब भागे भागे चले जाओ। तो मतलब ये कह रहे कि आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, जो मन किया बस बोल दे यहाँ पर, तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। एक इंटरेस्टिंग आप लोग ध्यान रखना, इसको बोलते हैं रूल ऑफ द गेम। रूल ऑफ द गेम जो है ये डिसाइड किए जाते हैं उस गेम के स्टार्ट होने से पहले। तो यहां पर जो रूल ऑफ द गेम है वो यहां पर जब आप लोगों ने स्टार्ट किए तो आप लोगों के नोटिफिकेशन से स्टार्ट हुए यहां पर, तो सिलेक्शन में या फिर अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में जो भी पब्लिक सर्विसेज का हो रहा है उसमें रूल ऑफ द गेम फॉलो करने पड़ेंगे। उसको बीच में जाके आप लोग नहीं बोलोगे कि भाई साहब ऐसे आउट हो जाता है। आप लोगों ने तो नहीं बोला था कि भाई साहब इस दीवार के उधर जाने से बॉल अगर जाएगी तो इंसान आउट हो जाएगा, आप तो छक्का बोल रहे थे पहले, अब आपने आउट बोल दिया, तो यार बीच में नहीं करोगे तुम ये चेंज। तो ऐसे क्राइटेरिया चेंज करने से कहीं ना कहीं डिस्क्रेज होते हैं, खासकर जो लोग इसकी तैयारी कर रहे थे। और रूल ऑफ द गेम जो है वो मस्ट नोट बी चेंज मिडवे। तो रूल ऑफ द गेम को फॉलो करने की बात की गई है इस पर्टिकुलर जजमेंट के द्वारा, हमारे देश की 5 जज की जो संविधान पीठ ने ये बात यहां पर बोली है। अब इसमें 2 चीजें मैं आप लोगों को और बताता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है,
अभी यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में दो कैटेगरी के हिसाब से यहां पर बात की जा रही है। पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोगों ने रखा कि ये इंसान जो है ये पर्टिकुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर आप लोगों ने बोल दिया नहीं ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, इस इंसान के 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर आप लोगों ने बोल दिया नहीं 60% मार्क्स वाला इंसान चाहिए। तो आप लोग ये चीजें बकायदा अपने नोटिफिकेशन में निकालो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करो, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट की, और ये होना चाहिए आप लोग के नोटिफिकेशन के अंदर में। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर का मेथड क्या होना चाहिए कि भाई प्रीलिम्स लेंगे, मेंस लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ऐसे ऐसे आप लोग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो मेथड और मेथड का मैनर ये बकायदा आप लोगों को उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप लोग कोई एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन का प्रोसीजर, आप लोगों ने बोला कि एग्जाम कंडक्ट कराएंगे भाई साहब इस तरीके से, एक दिन एक मॉर्निंग में ही होगा, इवनिंग में ही हो जाएगा। अगले दिन कह रहे कि नहीं 7 में एक होगा और 8 में दूसरा होगा। तो ये कोई सही तरीका थोड़ी ना है ये इस तरीके से बात को करने का। तो यहां पर ये बाइंडिंग है नेचर में कि दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर में आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी आप लोग एडवर्टीजमेंट निकाल के आ रहे हो, प्रोसीजर जो आ रहे हो, उसमें आप लोगों को प्रॉपर इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो। जो मेथड आप लोगों ने यहां पर ये दो डिसाइड किए हैं, इनमें कोई चेंज आप लोग नहीं करोगे कि भाई साहब आप लोगों का मन किया तो आप लोगों ने चेंज कर दिया। ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं होने देंगे हम लोग यहां पर। ये क्या है, ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट यहां पर ये बदतमीजी कर रही है आज की डेट में। वो नोटिफिकेशन निकाल देती है ना, तो टाइम पर एग्जाम कंडक्ट कराती है, एग्जाम हो गए तो उसमें धांधलेबाजी हो रही है, उनको लग रहा है ऐसे काम नहीं चल रहा है तो फिर उसके रूल चेंज कर दे रहे हैं। तो इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आज की डेट में कई सारी प्रॉब्लम से जूझते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके चक्कर में वो आश्वासन भी दे देते हैं कि हाँ ऐसा नहीं करेंगे, जैसा तुम बोल रहे हो वैसे ही करेंगे, और फिर उठा के नोटिफिकेशन निकाल दिया। पहले तुम आश्वासन दे दिया तुमने कि भाई साहब हम लोग यहाँ पर ये एग्जाम जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तुम्हारे हाईएस्ट अथॉरिटी ने आकर पब्लिक में बोल दिया। और पहले जब एग्जाम कैंसिल भी किया गया था उसमें भी तुम यही बोल रहे थे कि नहीं नकल नहीं चलिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और फिर जब यहां पर प्रूफ पब्लिकली घूम रहे हैं बकायदा, मतलब एक तो वही हो गया ना कि आंखों देखी मक्खी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम्हारे पानी में, दूध में, चाय में मक्खी पड़ी हुई है, वो दिख रही है, वो तड़प रही है उसके अंदर में, और तुम घूट मार के पी गए उसको। तो तुमसे ज्यादा मतलब गिरी हुई सोच का इंसान नहीं पब्लिकली है कि भाई साहब ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है, सारी मतलब नकल चली हुई है, वीडियोस है उसके लिए बकायदा, सब चीजें दिख रही है, तुम कह रहे हो कि नहीं बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस में एग्जाम कंडक्ट करा दिया, मतलब भांग खा के बैठे हो गया। तो जब यहां पर पब्लिकली फिर कह रहे हो कि हाँ यार एग्जाम प्रोसीजर में ही है, मतलब सामने वाले को बेवकूफ समझना छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की टाइमलाइन जो होती है, प्रोसेस की जो ड्यूरेशन होती है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट किस तरीके से होगा, किस तरीके से वैकेंसी फुलफिल करेंगे, ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई साहब कुछ भी बोलते जा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव जो रिक्रूटमेंट का लेकर चल रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये बातें बोलने की यहां पर कोशिश की गई जजमेंट के द्वारा। ठीक है। इससे क्या फायदा है, आज की डेट में अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हरकतें करती है तो आप लोग डायरेक्टली अब इस मुद्दे को उठाकर, क्योंकि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 16 का, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हो आप लोग यहां पर। तो ये ऑथोरिटी आप लोग के हाथ में दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अपॉइंटमेंट राइट्स या फिर स्टेट के जो ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर में फोकस दिया जा रहा है। नो गारंटी ऑफ द अपॉइंटमेंट। ठीक है। आप लोगों को पता है यहां पर, तो यहां पर अगर कोई भी पर्टिकुलर, अगर यहां पर किसी भी पर्टिकुलर अगर एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, वहां पर कोई गारंटी थोड़ी ना होती है कि आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई गारंटी दे भी नहीं सकता वहां पर। ठीक है। पर लेकिन अगर कोई एग्जाम अगर ढंग से कंडक्ट कराए, जैसे आप लोग सोचो एक बात को, कोविड-19 के टाइम पर कोई बच्चा जो यूपीएससी के एक अटेम्प्ट के लिए और प्रोटेस्ट करते करते बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने ये थोड़ी ना बोला था कि तुम हम लोग को आईएएस बना दो, तुम हम लोग को भाई साहब आईपीएस बना दो। उन्होंने यही तो बोला था यार कोविड-19 में इतनी दिक्कत हो गई यार, एक अटेम्प्ट दे दो यार, भले आदमी तुम यार, एक अटेम्प्ट दे दो, हम लोग अपना एग्जाम निकाल लेंगे यार। उन्होंने एग्जाम देने के लिए उन्होंने बेसिकली अटेम्प्ट मांगा था यार। उसके लिए भी भाई साहब इनके जो है मतलब क्या ही बोलूं, बस फालतू में एक ऐसी चीज निकल कर आती है। तो सोच के देखो, तो यहां पर आप लोग एक आज की डेट में अगर देखो तो यहां पर ये कितनी एक मतलब बुरी एक बदतमीजी वाली हरकत मैं इसको बोलना चाहूंगा यहां पर। मतलब एक अटेम्प्ट नहीं दिया भाई साहब, 70 बातें निकाल दी। आप लोग को बोलो आज के डेट में इलेक्शन में चेंज करने, कुछ फंड से रिलेटेड बातें निकाल के आनी है, सारे संविधान में चेंज करके तुम रख दोगे। मतलब तुम पे ये चेंज नहीं हुआ थोड़ा सा कि बच्चे भाई साहब वो परेशान हो रहे, यूपीएससी का एक अटेम्प्ट और दे दो उनको, तो वो देने में तुम्हारी मतलब एक तरीके से वही उसकी कौन सी है वो मूवी थी अभी जीरो मूवी की, इसमें तुम्हारी माँ मर रही है ये छोटा सा काम करने में, तो वो नहीं किया गया यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर नहीं चल सकते। और बोला गया कि अरे देखो वैसे तो एग्जाम कंडक्ट कराना है तो यहाँ पर पेपर दोगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तो वहां पर फिक्स नहीं है।
पर सिलेक्टेड कैंडिडेट को आप लोग डिनाई भी नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट को यहाँ पर। तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर डिनाइल किया भी है तो उसको जस्टिफाई करो। यानी कि नोटिफिकेशन भरने का मतलब ये नहीं है, और ये यूपीएससी साफ साफ बोलती है जब आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है, कि नोटिफिकेशन भरने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप लोग का सिलेक्शन हो गया और आप लोग की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। सिलेक्शन का एक प्रोसीजर है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट लगेगी, उसमें नाम होगा तो सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन होने के बाद में भी अगर आप लोगों को कोई डिनाई कर देता है कि हाँ तुमको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, तो ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जस्टिफाई करो कि क्यों इसको ज्वाइन करने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने फेक सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर दिया, किसी ने इनकम का सर्टिफिकेट फेक प्रस्तुत कर दिया, किसी ने कास्ट का, पूजा केडकर वाला केस है ना अभी, तो अगर किसी ने ऐसी हरकत कर दी तो जस्टिफाई करो यूपीएससी कि तुमने यहां पर इसको इसलिए यहां पर बेसिकली किसी पर्टिकुलर जॉब को ज्वाइन नहीं करने दिया। यूपीएससी भी यहां पर कटघरे में आती है और डीओपीटी भी कटघरे में आती है, जो कि यहाँ पर आगे चलकर आप लोग की सारी चीज देखती है, डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग। तो दोनों यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। तो यही बातें समझाने की कोशिश की कि भाई देख लो, अगर कोई भी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर हो रहा है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, लीगल ओवरसाइट होनी चाहिए, कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए कि भाई आज ये है कल को वो कर दिया। और स्टेट की अकाउंटेबिलिटी है जो एग्जाम करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि किसी भी अपॉइंटमेंट में डिनायल आप लोग नहीं करोगे। तो पब्लिक जो सर्विस कमीशन में फेयरनेस होनी चाहिए, ना कि मनमानी चलाओगे। तो बेहतरीन आर्टिकल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी, और वैसे आप लोग बीइंग ए स्टूडेंट आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए। तो आगे से कभी भी प्रोटेस्ट करना पड़े कि उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था तब वो बात नहीं बोली थी और आगे चलकर कोई बात बोल दी, तो खुल के प्रोटेस्ट करना सड़कों पे आकर जितना आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोटेस्ट करने का तो संविधान भी आप लोग को अधिकार देता है, बकायदा फंडामेंट राइट है। बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर में है? अपने हकों के लिए लड़ना आप लोगों का अधिकार है। और एक बात छोटी सी और बोलना चाहूंगा आप लोगों से, रिक्वेस्ट है इस बात के लिए, हाथ जोड़कर पांव पकड़वा लेना चाहिए। अगर किसी एक बच्चा, कोई मान लीजिए आज के में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसको, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बच्चे को सपोर्ट करो। यूपीएससी वाले भी अगर स्टेट पीसीएस का कोई बच्चा प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट करो, या फिर बैंकिंग वाला कोई सपोर्ट है, तो आप लोग स्टूडेंट हो भाई साहब, तो हर एक स्टूडेंट को सपोर्ट करना आप लोग का धर्म है, आप लोग का कर्तव्य है, आप लोग की ड्यूटी है। तो इसलिए अगर कोई भी बच्चा प्रॉब्लम में है तो आप लोग को उसके साथ में खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहा हो। अगर उसकी मांग जेन्युइन है, अगर वो सही बात की मांग कर रहा है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से। और हमारा संविधान आप लोगों को अधिकार देता है, आर्टिकल 19, कि आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि वो आप लोग की जिंदगी संवारने वाली चीजें होती हैं। उसके चक्कर में किसी भी इंसान को आप लोग को सपोर्ट करना बनता है, ठीक है, जो भी वहां पर जेन्युइन मांग कर रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग इसको समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से, तबीयत के साथ में। ओके।